हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है इंडियन पीनल कोड। आईपीसी जो है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एलएलबी का सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो, हर एग्ज़ाम के लिए आईपीसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेजर जो बोलूँ मैं पोर्शन है सिलेबस का, वो आईपीसी भी कवर करता है। तो चाहे वो क्लैट का एग्ज़ाम हो, जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आईपीसी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये उन सभी के लिए लेक्चर इम्पॉर्टेंट रहेगा जो इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड है। इसके अंदर टोटल 511 सेक्शंस हैं एंड 23 चैप्टर्स हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ जो आपको आईपीसी के बारे में पता होना चाहिए। आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ है। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब है कि जिसके अंदर पार्टीज़ के या पर्सनस के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया होता है। तो यहाँ पर आईपीसी के अंदर भी लायबिलिटी को प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर आप ये एक्ट करोगे तो आप यहाँ पर आपकी ये क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, ये एक्ट करने पर ये क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर सारे ऑफेंसेस को बताया गया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी वाइज ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद आती है दो इम्पॉर्टेंट डेट्स, एनैक्टमेंट डेट एंड एनफोर्समेंट डेट। एनैक्टमेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860 एंड एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1862। दोनों ही डेट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद फर्स्ट लॉ कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था 1834 के अंदर। एंड फर्स्ट लॉ कमीशन के एस्टैब्लिश होने के बाद क्या हुआ, फर्स्ट लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी कि एक आईपीसी एक कोड बनना चाहिए, और उनके रिकमेंडेशन पर ही आईपीसी को बनाया गया। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, उसके चेयरमैन का नाम क्या है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ये जो नाम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि ये वही पर्सन है जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया, या इसी इंसान का दिमाग था आईपीसी को बनाने में। इसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं। अच्छा, आईपीसी ने अपनी वैलिडिटी कहाँ से ऑब्टेन करी, तो यहाँ पर हमने दो आर्टिकल्स देखने हैं। ये दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल नंबर 372। ये दोनों ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने वैलिडिटी दी है आईपीसी को। आईपीसी जो है वो कौन से ईयर का है, 1860 का है। तो 1860 का लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही बन गया है। ऑब्वियस है ये चीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही जो लॉ बन गए हैं उसको हम बोलेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बना है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के कन्फॉर्मिटी में बनना ज़रूरी है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यही चीज़ दे रखी है इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो रिस्पेक्ट कर रहा है पूरी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो वैलिड रहेगा, वो इनफोर्स रहेगा। इसके बाद जनरल एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं फ्रॉम सेक्शन नंबर 6 to 52 कैपिटल ए। तो यहाँ पर बेसिक कई सारी ऐसी कुछ चीज़ें दे रखी है, जैसे कई सारी टर्मिनोलॉजीज़, कुछ ऐसी टर्म्स दे रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कई सारे ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं, जैसे हम थेफ्ट पढ़ रहे हैं, या हम पढ़ रहे हैं मर्डर या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें कई सारी ऐसे कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं जो आईपीसी के अंदर उन टर्म्स को डिफाइन किया गया है। तो अगर उन टर्म्स को हम पढ़ेंगे, हमें उनका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंदर उनका मीनिंग समझ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम इंटरप्रेट करेंगे उस पूरे प्रोविज़न को। अच्छा, सेक्शन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया जाता है कि जो भी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, जो भी प्रोविज़न आप पढ़ोगे, जो भी ऑफेंस आप पढ़ोगे, वो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन होगा। तो हर जगह पर ये लिखा नहीं जाएगा कि सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। आप जनरली ये मान के चलोगे कि जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस हैं। यही बात बताता है सेक्शन नंबर 6। इसके बाद हमारे एक होते हैं वाइट कॉलर क्राइम, इसको हम सफ़ेद पोशाक अपराध भी बोलते हैं। सेक्शन नंबर 415, 403, 405। तो बेसिकली ये होता है कि जो नेता लोग करते हैं या हाई स्ट्रेटा के लोग करते हैं जो सोसाइटी में हैं। इसके बाद जो लॉ है हमारे, वो भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है पब्लिक लॉ, एक होता है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ के अंदर क्या है, यहाँ पर
जैसे हम सीआरपीसी बोले, क्रिमिनल लॉ, यहाँ पे पब्लिक को हम क्या कर रहे हैं, रेमेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। या यहाँ पर कोई एक केस है तो पब्लिक मतलब कोई भी इंसान के अगेंस्ट हम उसको इन्फोर्स करा सकते हैं, कोई भी इंसान के अगेंस्ट हम वो राइट बता रहे हैं। या कोई अगर जजमेंट आ रहा है तो सोसाइटी का कोई भी इंसान उठ के उस जजमेंट को रेफर कर सकता है अपने किसी दूसरे केस के अंदर, या उन सभी पर वो जजमेंट अप्लाई हो रही है या वो राइट अप्लाई हो रहा है। तो पब्लिक लॉ के अंदर कोई राइट होता है वो कैसा होता है, राइट इन रेम। राइट इन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द होल। प्राइवेट लॉ के अंदर बोला जाता है राइट इन पर्सोनम। तो राइट इन पर्सोनम का पर्सन से बना है पर्सोनम। तो राइट इन पर्सोनम मतलब प्राइवेट लॉ के अंदर हमें राइट मिलता है सिर्फ उस पर्सन के अगेंस्ट ही। जैसे प्राइवेट लॉ के अंदर दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, ए एंड बी दोनों पार्टीज हैं। अब ए के फेवर में कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो यहाँ पर ए जो है उस राइट को, उस डिसीजन को एनफोर्स करा सकता है ओनली एंड ओनली अगेंस्ट बी। वो बाकी वर्ल्ड के अगेंस्ट एनफोर्स नहीं करा सकता। बट इन पब्लिक लॉ यहाँ पर अगर कोर्ट ने उसका प्राइवेसी का राइट डिटरमाइन कर लिया या ऐसा राइट डिटरमाइन कर लिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो कोई ट्रेसपास नहीं करेगा। तो यहाँ पर ए ने अगर बी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करा है ट्रेसपास का, क्रिमिनल ट्रेसपास का, तो यहाँ पर ए के फेवर में अगर जजमेंट आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बी के अगेंस्ट ही वो राइट को एनफोर्स करेगा? नहीं, सबके अगेंस्ट करेगा, वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट करेगा कि बी के अलावा और भी कोई मेरी प्रॉपर्टी में एंटर नहीं कर सकता है, वो ट्रेसपास माना जाएगा। इस पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा होलसोल अधिकार है। इसके बाद आता है क्राइम। क्राइम की बात करते हैं कि क्राइम होता क्या है। तो कुछ अनलॉफुल एक्ट होते हैं जो पनिश्ड होते हैं स्टेट के द्वारा, और स्टेट के अंदर भी कुछ लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा। क्राइम जो होते हैं वो हार्म जो है वो किस किस को पहुंचाते हैं? सोसाइटी को, सोसाइटी के अंदर कम्युनिटी को, कम्युनिटी के अंदर इंडिविजुअल को, और ये सब के अंदर बेसिकली आ जाता है। हम ये मानते हैं कि कोई भी क्राइम जो भी कमिट होता है सोसाइटी के अंदर वो स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है, तो स्टेट के अगेंस्ट भी हम क्राइम को मानते हैं। तो ये वो सारे एक्ट्स हैं जिनको फॉरबिडन किया गया है और ये पनिश्ड भी होते हैं लॉ के अंदर। तो हर एक क्राइम के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, वो क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ह्यूमन बीइंग, इंसान होना ज़रूरी है। अब वो इंसान कैसा होगा? एक तो माइनर नहीं होना चाहिए, इनसेन नहीं होना चाहिए, वो लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर होना चाहिए कि भाई लॉ को आपको मानना है, और ऐसा इंसान अगर लॉ को तोड़ता है तो वही ऑफेंस कमिट कर रहा है। तो ये एक एसेंशियल है कि एक ऐसा इंसान होना चाहिए जिस पर लीगल ऑब्लिगेशन है लॉ को ओबे करने की। इसके बाद आता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड को हम बोलते हैं मेंस रिया, यानी कि सबसे पहले कोई एक इंसान दिमाग में सोचेगा कि मैं सामने वाले इंसान को मार दूंगा, या मेरे मन में ये बात आई कि मेरा जो पड़ोसी है वो मुझे बहुत परेशान करता है, आज मैं क्या करूँगा, उसके घर की बिजली काट दूंगा और फिर ऐसे उसको करंट दे दूंगा अचानक से, या ऐसा कुछ करूँगा जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दिमाग में सोचा, सबसे पहले दिमाग में ख्याल आना ज़रूरी है। इसके बाद आता है गिल्टी एक्ट। मैंने कोई एक्ट किया, उस आशय को, उस इंटेंशन को, जो मेरे दिमाग में ख्याल आया था उसको पूरा करने के लिए मैंने कुछ एक्ट किया, तो ये हो जाता है एक्टस रियस। मेंस रिया सिर्फ मैंने दिमाग में सोचा, एक्टस रियस मैंने वो एक्ट कर दिया जो दिमाग में सोचा था। तो सिर्फ दिमाग में सोचना से ही कोई व्यक्ति अपराध के लिए लायबल नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप जब तक एक्ट नहीं करोगे उसकी तरफ, तब तक वो पर्सन लायबल नहीं होगा। इसके बाद आता है लास्ट, हार्म और इंजरी, या इंजरी पहुंच रही है या हार्म पहुंच रहा है किसी भी तरीके का, किसी पर्सन को, किसी की बॉडी को, किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की रेपुटेशन को, तो हार्म किसी चीज को भी पहुंच सकता है। तो ये पढ़े हमने कुछ एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कोई एक क्राइम की लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए, कि कोई एक पर्सन है, उसने पहले दिमाग में सोचा, उसने एक्ट कर दिया, और उसके एक्ट से किसी थर्ड पर्सन को इंजरी हो गई, तो यहाँ पर उसने क्या कमिट कर दिया? एक क्राइम कमिट कर दिया, एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं किसी भी एक पर्सन की क्रिमिनल लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो एक इंसान होना ज़रूरी है, उसका माइंड में इंटेंशन आना ज़रूरी है। जो इंटेंशन है वो कैसी है? गिल्टी है, यानी कि मेंस रिया है। इंटेंशन आने के बाद उसने उसके प्रति कुछ एक्ट किया, यानी कि गिल्टी एक्ट किया, और उसके एक्ट से किसी दूसरे व्यक्ति को इंजरी पहुँच रही है, और इंजरी भी उसके बॉडी को हो सकती है, प्रॉपर्टी को हो सकती है, और रेपुटेशन को हो सकती है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कंपनी की लायबिलिटी के बारे में। सो दैट्स इट फॉर नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।